हाय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेबर का। थ्योरेटिकल बेस आज हम क्लियर कर रहे हैं। देखिए, कई बार हमने पढ़ा है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन के साधनों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो उत्पादन के साधनों में Q इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ लेबर, मशीन, टेक्निकल, ये सारे पॉइंट एस्पेक्ट्स आते हैं। ये सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं जिनकी वजह से हम किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हैं। तो इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, दैट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का सबसे मेन एलिमेंट के बारे में बात करेंगे तो दो मेन एलिमेंट होते हैं, लेबर और कैपिटल। आज सबसे पहले हम जो बात करने जा रहे हैं वो उस एलिमेंट में सबसे पहला जो फैक्टर है उसके बारे में बात कर रहे हैं, वो है लेबर। देखिए, लेबर को हिंदी में आप बोलते हैं श्रम, और श्रम जो शब्द होता है वो आप साधारण बोलचाल की भाषा में हमेशा स्पष्ट करते रहते हैं कि व्हाट इज़ लेबर लेबर लेबर। तो आज बात करेंगे कि लेबर क्या है। देखिए, लेबर जो होती है वो दो तरीके की होती है, एक तो शारीरिक होती है और दूसरी मानसिक लेबर होती है। शारीरिक लेबर में जिसमें मजदूर आता है जो अपने श्रम शारीरिक बल से उस कार्य को करता है। दूसरा मानसिक होता है, और मानसिक श्रम वो होता है जिसमें जैसे टीचर हैं और दूसरे डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, ये सारे लेबर जो है वो आपके मेंटली वाले। तो दो तरह की होती है, एक तो शारीरिक और दूसरी मानसिक। व्यवहार में ये देखा गया है कि जो लोग मानसिक कार्य करते हैं, मानसिक श्रम होता है, उनको जो रेम्यूनरेशन होता है, यानी जो वेजेस होती है, जो मजदूरी होती है, सैलरी जो होती है, वो अधिक मिलती है बनिस्बत तुलनात्मक रूप से जो लोग शारीरिक कार्य करते हैं। इसके बारे में कई लोगों ने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी हैं, लेकिन अगर आप बात करें तो हम अर्थशास्त्र में कहा जाएगा कि मार्शल के बारे में बात करें, या पहले मैं थॉमस के बारे में डेफिनेशन दे रहा हूँ कि थॉमस कह रहे हैं कि थॉमस कैन लेबर कैन नोट्स ऑल ह्यूमन एफर्ट्स ऑफ बॉडी और माइंड विच इज़ अंडरटेकन इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवॉर्ड। इसका मतलब है कि श्रम का अर्थ श्रम का अर्थ मानव के उन शारीरिक या मानसिक प्रयत्नों से है जो किसी प्रतिफल की आशा में किए जाते हैं। यानी थॉमस बिल्कुल इसको क्लियर करते हैं कि लेबर क्या है। लेबर ये है कि कोई भी ऐसा कार्य, शारीरिक या मानसिक कार्य, जो किसकी आशा से किया जाए, किसी चीज़ के यानी प्राप्त करने की प्रतिफल की आशा से किया जाए, रिवॉर्ड के हिसाब से, कि उसके कार्य करने के बदले में उसको क्या प्राप्त होगा। इसी प्रकार मार्शल भी अपने डेफिनेशन देते हैं कि श्रम का अभिप्राय मानव के उस शारीरिक और मानसिक प्रयासों से है जो आंशिक या पूर्ण रूप से कार्य के प्रत्यक्ष आनंद की अनुभूति की दृष्टि से न किया जाए, बल्कि किसी अच्छाई के लिए किया जाए। देखिए, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है डेफिनेशन कि कोई भी ऐसा कार्य जो आनंद के लिए ना किया जाए बल्कि समाज की अच्छाई के लिए किया जाए, वो सारा श्रम कहलाता है। देखिए, हम जब बात करते हैं इकोनॉमिक्स में तो हमारे पास दो तरह के स्कूल्स आते हैं। स्कूल्स मतलब विचार। एक तो होता है प्रतिष्ठित विचार और एक होता है मॉडर्न विचार। ऐसे कई तरह के ऑस्ट्रेलियन, कैम्ब्रिज और ये अलग अलग लोगों ने जो विचार दिए हैं उनको उन्हीं प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के हिसाब से मापा जाता है, नाम दिया जाता है। जैसे क्लासिकल मॉडर्न में आ गए, ठीक है ना, तो ऐसे ही मॉडर्न अप्रोच वाले आ गए। तो इन लोगों ने भी, मॉडर्न और क्लासिकल वालों ने भी अपनी अपनी तरीके से इसको समझाया है। जहाँ तक प्रतिष्ठित विचारधारा यानी क्लासिकल मॉडल की अगर आप बात करें तो क्लासिकल मॉडल में जो क्लासिकल मॉडल के जो अर्थशास्त्री थे वो बेसिकली श्रम को एक वस्तु के रूप में मानकर चलते थे कि श्रम एक वस्तु है जिसे बाजार में खरीदा और बेचा जाता है, जिसकी एक निश्चित कीमत होती है। ये लोग क्लियर करते थे आपके प्रतिष्ठित विचारधारा वाले लोग। और साथ ही साथ वो ये कहते थे कि जो उसका मूल्य होता है वो उसकी मांग और पूर्ति को प्रभावित करता है। यदि अगर श्रम के मूल्य को ज़्यादा कर दिया जाएगा तो श्रम ज़्यादा आएगा, श्रम के मूल्य को कम कर दिया जाएगा तो कम आएगा। तो श्रम और पूर्ति भी मूल्य के हिसाब से निर्धारित होती थी। तो प्रतिष्ठित विचारधारा के अंतर्गत जो प्रतिष्ठित विचारधारा वाले लोग थे वो ये कहते थे कि श्रम जो है वो एक वस्तु है जो बाजार में बेचा और खरीदा जाता है। जबकि आधुनिक अर्थशास्त्र वाले लोग इस श्रम को कभी भी वस्तु नहीं मानते थे। उनका वस्तु नहीं मानने का कारण कुछ और था।
वो वस्तु ना मानकर इसको क्या मानते थे? पहला कारण ये था कि वो वस्तु और श्रम के बीच में भेद करते थे। भेद क्या करते थे? कि वो ये कहते थे कि श्रम एक सजीव वस्तु है जबकि वस्तु एक निर्जीव वस्तु है। इसी प्रकार वो दूसरा ये करते थे कि श्रम उत्पत्ति का सक्रिय साधन है। जो आप बात करते हैं ना, एक तो उत्पत्ति का सक्रिय साधन है, जबकि कोई वस्तु है वो किसी भी उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। क्लियर है? दूसरा वो इस बात पर भी तर्क देते थे कि श्रम की जो पूर्ति होती है वो अपेक्षाकृत बेलोचदार होती है, जबकि वस्तुओं की जो पूर्ति होती है वो अपेक्षाकृत अधिक बेलोचदार होती है। आप इस बात को ऐसे स्पष्ट कर सकते हैं, जैसे श्रम की पूर्ति अपेक्षाकृत बेरोजगार होती है। बेरोजगार का मतलब यह है कि अधिक मतलब वस्तु जैसे प्राइस बढ़ेगी, लेबर श्रम बढ़ेगा तो उससे क्या होगा कि श्रम अधिक आएगा, और अगर श्रम कम हो जाएगा, उसकी वेजेस रेट कम हो जाएगी तो श्रम भी कम हो जाएगा। तो वो इसलिए कहते थे कि वस्तु जो है वो अलग चीज़ है और श्रम अलग चीज़ है। इसी प्रकार वो कहते थे कि श्रम जो होता है वो नाशवान होता है, जबकि वस्तुएं नाशवान नहीं होती। मतलब किसी पर्टिकुलर, इसको ऐसे समझा जा सकता है जैसे कि श्रम नाशवान होता है, उसको संचय नहीं किया कर सकते हम। किसी भी जैसे वस्तु को इकट्ठा कर सकते हैं, संचय कर सकते हैं, तो हम इस प्रकार से श्रम का संचय नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से श्रम को वस्तु नहीं माना जा सकता। ये कौन कहते थे? आप अपने आधुनिक अर्थशास्त्री। इसी प्रकार कई सी चीज़ें कि श्रम में बुद्धि, तर्क, विवेक, ज्ञान इसकी आवश्यकता होती है श्रम के अंदर, जबकि जब वस्तुओं में तर्क, बुद्धि और ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसी प्रकार वस्तुएं लंबे समय तक टिकती हैं अगर ड्यूरेबल गुड्स लेते हैं, और श्रम जो होता है वो कम समय तक टिकता है किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का, क्योंकि उसकी मार्जिनल जो प्रोडक्टिविटी है किसी भी लेबर की वो कम होती चली जाती है। तो इससे क्या है कि श्रम और वस्तु में दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ऐसे ही अगर आप बात करें तो जो श्रम होता है उसकी गतिशीलता यानी मोबिलाइजेशन बहुत कम होता है, जबकि वस्तुओं का मोबिलाइजेशन तो बहुत जगह होता है। श्रम एक ही जगह पर उसकी बाधाएं होती है, वो एक ही जगह एक ही सीमा के भीतर कार्य कर पाता है मोस्टली, लेकिन वस्तुएं जो होती है वो एक जगह से दूसरी जगह स्थापित हो जाती है। इस प्रकार जहाँ प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री श्रम को एक वस्तु को मानते थे, वहीं आधुनिक अर्थशास्त्रियों में इनमें कई सारे भेद करके ये स्पष्ट किया है कि श्रम जो है वो कोई वस्तु नहीं है, बल्कि वो उत्पत्ति का एक सजीव साधन है, कोई निष्क्रिय साधन नहीं है जिसमें बुद्धि, विवेक, तर्क सब कुछ होता है, और जबकि वस्तु में ये चीज़ नहीं मानी जाती। तो वस्तु एक निर्जीव होता है, जबकि जो श्रम है वो एक सजीव वस्तु होता है। तो इस प्रकार से श्रम के बारे में प्रतिष्ठित और आधुनिक विचारधारा के मत अलग अलग प्रकार से। मैं वापस एक बार आपको इसको रिपीट कर देता हूँ कि श्रम क्या है। श्रम दो प्रकार से होता है, एक तो मानसिक होता है और एक शारीरिक श्रम होता है। फिर उसके बाद हमने थॉमस वाली डेफिनेशन पढ़ी कि ऐसा कोई भी शारीरिक या मानसिक कार्य जो किसी प्रतिफल के प्राप्ति के हिसाब से किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? श्रम कहते हैं। श्रम के बारे में दो प्रतिष्ठित विचारधाराएं थी, प्रतिष्ठित विचारधारा और आधुनिक विचारधारा। प्रतिष्ठित विचारधारा के अंतर्गत श्रम को एक निष्क्रिय वस्तु माना जाता था और श्रम को एक वस्तु माना जाता था, और ये कहा जाता था कि बाजारों में इसे खरीदा और बेचा जा सकता है। जबकि आधुनिक अर्थशास्त्र इसको मानते हैं कि श्रम कोई निर्जीव वस्तु नहीं है श्रम, ये एक उत्पादन का साधन है। इस प्रकार से आज का जो हमारा टॉपिक था वो सिर्फ श्रम में प्रतिष्ठित और आधुनिक विचारधारा के मध्य संबंध को स्थापित करना था। आई होप आप इसको समझोगे। कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे, श्रम का पूर्ति वक्र कैसा बनता है और उसकी सप्लाई कैसे होती है। थैंक यू।